आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव जिसको कहते हैं, हम आयनन ऊर्जा को पढ़ेंगे। इसका 3 नाम है, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। ठीक है, तीनों नाम से किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग को बनाना और लिखना वही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में हम लोग आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा जो है किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, मतलब दी गई आवश्यक ऊर्जा को ही आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, ये तो खैर परिभाषा है, तो हम लोग एक उदाहरण समझ लेते हैं। सपोज अगर कोई परमाणु, ठीक है, कोई परमाणु है, तो परमाणु है मतलब उसके पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक कहेंगे। और उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसके पास कक्ष भी उपलब्ध होंगे, चाहे वो कक्ष 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो किस पर डिपेंड करता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने कक्ष में वो इलेक्ट्रॉन मतलब रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, उसका काम क्या है, नाभिक के चारों ओर गति करते रहना। ठीक है, अब देखिए कोई गैसीय विलगित उदासीन परमाणु है। ठीक है, ठीक, अब वो क्या कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है उसके परिधि पे, मतलब परिधि मतलब उसके कक्ष पर गति कर रहा है। तो तब देखिए अगर किसी परमाणु के में अगर मान लो उसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी परमाणु का लास्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना। हम लोग किसी चीज़, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और पहली बात वो नाभिक तो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल होने की वजह से क्या करेगा, नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से वो क्या करेगा, पकड़े रहेगा, मतलब उसमें कुछ ऊर्जा के द्वारा, मतलब कुछ एनर्जी से वो क्या करेगा, उसको पकड़े रहेगा। ठीक है, और हम लोग को चाहिए कि हम लोग को लास्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग को रिलीज, मतलब वहाँ से निकालना है हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग को क्या डालना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी डालना पड़ेगा। यही एक्स्ट्रा एनर्जी ही क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को या फिर बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या है, आयनन ऊर्जा है एक्चुअल में। ठीक है, अब ये आयनन ऊर्जा इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, देखो आपको अगर परिभाषा लिखना है तो आप बस इतना भी कर सकते हो, मतलब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या फिर निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या है, आयनन ऊर्जा है। ठीक है, या फिर ये पूरे जो ये परिभाषा है मैं इसका मतलब स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तो आप लोग इससे भी लिख सकते हैं, जैसे किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आयनन ऊर्जा तो आप समझ गए कि किसी भी परमाणु के लास्ट, मतलब देखो अंदर का इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं निकाल पाएगा, है ना, सबसे पहले लास्ट का इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो अंदर तक पहुंच पाओगे, है ना। तो वो क्या क्या है, मतलब इसीलिए बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन ऐसा करके कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको निकालने के लिए, मतलब जो, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं जो आयनन ऊर्जा है, ठीक है, आवश्यक जो ऊर्जा है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसे निकालने में जो आयनन ऊर्जा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, हम लोग को वो सोचना है। ठीक है, मतलब आयनन ऊर्जा को इफेक्ट पहुंचाने वाले रीज़न कौन कौन से कारण है जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते, वो अपन को देखना है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आप देखोगे तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला क्या लिया गया है, परमाणु का आकार है। ठीक है,
अब देखते हैं परमाणु का आकार से आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा को क्या प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो अपन का मतलब सपोज समझ लो ग्रुप फर्स्ट का हम लोग अगर एलिमेंट्स देखते हैं तो सबसे पहले कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक नाभिक होगा, ठीक, और एक ही कक्ष होगा उसमें, और उस एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मात्र एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गति करता रहेगा। ठीक है, अब यहीं पे अपन देख लेते हैं उसी सीरीज का सेकंड जो एलिमेंट है, जैसे लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो उस पर नाभिक होगा, फिर एक कक्ष होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर सेकंड कक्ष होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम का 11 होता है, तो एक नाभिक होगा, फिर एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देख पा रहे हो यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसका आकार देखो छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा लिथियम का है, उससे ज़्यादा बड़ा किसका है, सोडियम का है। तो यहाँ पे आकार क्या हो रहा है, हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आकार में वृद्धि आ रही है ना। उसका साइज जो है, एटम का साइज जो है बढ़ रहा है। किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास कक्ष जो है बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे कि देखो पहले K था, फिर इसमें KL दोनों हैं, फिर इसमें KLM तीनों है ना। तो कक्ष जैसे जैसे बढ़ रहे, तो उसका क्या हो रहा है, आकार भी बढ़ रहा है एटम का, है ना, एटम का आकार बढ़ रहा है। अब देखिए एटम का आकार बढ़ने से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखिए, अगर उसके पास एक ही कक्ष है, हाइड्रोजन के नाभिक के साथ एक ही कक्ष है ना, तो क्या होगा, ये बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक उसको बहुत अच्छी तरीके से खींचे रहेगा। क्यों खींच रहेगा, क्योंकि नाभिक पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा मतलब नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ है। किस केस में, हाइड्रोजन के केस में। वहीं पे लिथियम के केस में देखिए कि लिथियम के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ये भी खींचा हुआ है। ठीक है, ये भी खींचा हुआ है, लेकिन देखिए उसके लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसका कक्ष दूर है, मतलब हाइड्रोजन से कम खींचा होगा कौन, लिथियम। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन और के जो परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, उसके कक्ष से उसके नाभिक की दूरी जो होगी एकदम शॉर्ट होगी, है ना, दूरी कम है ना। देखो ना परिधि का त्रिज्या देख रहे हो, हाइड्रोजन का जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, उसका त्रिज्या देखो बहुत कम है। जितना ज़्यादा त्रिज्या कम रहेगा मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो उसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से टाइटली बॉन्डेड किया हुआ है, मतलब उसको अच्छे तरीके से पकड़ा है। वहीं पे लिथियम को देखो, दूरी थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो इस वजह से क्या है, लिथियम ने उसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को पकड़ा तो है टाइटली, लेकिन हाइड्रोजन की अपेक्षा थोड़ा कम टाइट मतलब पकड़ा हुआ है। ठीक है, ताकत थोड़ी कम लगी होगी। ठीक है, क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई। और वहीं पे सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ देखिए त्रिज्या कितना ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है ना। तो नाभिक जो है उसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, लेकिन उतना नहीं पकड़ा है जितना कि लिथियम ने पकड़ा है ना। दूरियां ज़्यादा बढ़ गई तो नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कक्ष तक इतना ज़्यादा पहुंच नहीं पा रहा। जैसे कि आप देखते हो चुंबक, है ना, चुंबक के पास अगर कोई चीज़ रखा, जैसे लोहा रखेंगे चुंबक के पास, तो वो एकदम जल्दी खींच लेगा। और वहीं पे लोहा को हम लोग थोड़ा दूर रखेंगे तो कैसा होगा, थोड़ा सा मतलब ताकत लगाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाएगा, लेकिन उतना नहीं लगा पाएगा जितना पास में लगा पा रहा था ना वो। तो वो चीज़ को आपको समझना है। तो वही चीज़ सोडियम के साथ हो रहा है। सोडियम का जो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक बहुत अच्छी तरीके से नहीं पकड़ा हुआ है, थोड़ा कम पकड़ा हुआ है ना। तो वो आप ध्यान दीजिए। तो इससे हम लोग को ये प्रूफ हो रहा है, जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा का जो मान है, हम लोग समूह से ऊपर से नीचे जब जाते हैं, ग्रुप से हम लोग ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता जाता है। कैसे आप घटा, पहले ये सोचो, हाइड्रोजन ने उसके इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो उसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तब जाके हम लोग उसका इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। वहीं पे लिथियम को देखोगे तो लिथियम में भी ताकत लगेगा,
लेकिन हाइड्रोजन से थोड़ा कम लगेगा उसके। लिथियम का अगर हम लोग बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे तो हाइड्रोजन में जितना खर्च किए थे अपना एनर्जी उससे कम ही खर्च करेंगे। और यही तो है कि आयनन ऊर्जा, किसी के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना हम लोग को ऊर्जा लग रहा है वही तो आयनन ऊर्जा है। तो वहीं पर देखिए सोडियम का जो लास्ट कक्ष के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको ऊर्जा लगेगी, लेकिन उतनी नहीं लगेगी जितनी हमने लिथियम में खर्च की है ना। मतलब थोड़ा कम ऊर्जा देंगे तो क्या करेंगे, सोडियम का बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को तुरंत अपन निकाल लेंगे, मतलब थोड़ा कम ऊर्जा के साथ। जितना हम लोग को लिथियम और हाइड्रोजन में लगा उतना हम लोग को सोडियम में खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ा, फिर लिथियम का, फिर बाद में सोडियम का। तो इससे हम लोग को प्रूफ होता है कि समूह में, ग्रुप में जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। अब प्रूफ हुआ। अब यहीं पे आपको दिखाती हूँ एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग हो गए। अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, मतलब आवर्त में हम लोग ऐसे जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तब आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। सपोज अपन बोरान ले लेते हैं, ठीक, कार्बन ले लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, कार्बन है ना, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। इसको लाइन से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बोरान की बात करें, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 5 होता है तो उसका कैसे होगा, एक नाभिक होगा, फिर एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे देखो कार्बन में कितना होगा, इसका परमाणु क्रमांक 6, तो पहले कक्ष में नाभिक होगा, फिर पहले कक्ष में, यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, ठीक, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहीं पे देखो नाइट्रोजन का, पहले नाभिक, एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं बताती हूँ, पहले के केस में आकृति बढ़ रही थी, पर इस केस में आकृति नहीं बढ़ रही है। कैसे नहीं बढ़ रही, देखो इसके पास कक्ष कितने हैं, बोरान के पास 1 2 3 है ना, KLm बस 3 है, और इस कार्बन के पास देखो KLm, इसके पास भी 3 है, और नाइट्रोजन के पास देखो KLm, इसके पास भी 3 ही है। मतलब कक्ष जो है सेम टू सेम, बस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना, बाकी सब सेम है। तो क्या हो रही है, इसकी आकृति बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही है, जैसे कि वैसे ही है, बस इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक करके उसमें बढ़ा हुआ है, ठीक है। कब की परिस्थिति है, जब हम लोग दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं आवर्त में, ठीक है, तब की परिस्थिति ऐसा दिखा रहा है। मतलब आकृति में कोई चेंजेस नहीं आया, दाएं से बाएं जाने पर सेम टू सेम था सबका, है ना। बस किसमें फर्क आया, नाभिक का ताकत बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नाभिक का ताकत बढ़ रहा है ना। बोरान से ज़्यादा नाभिक का ताकत किसका है, कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग बोरान का इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, तो उसका नाभिक क्या होगा, स्ट्रांग है, तो नाभिक क्या करेगा, ये मतलब बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी से तरीके से पकड़े रहेगा, क्योंकि उसका नाभिक स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। अब वहीं पे देखो कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का भी जो मतलब बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, वो उसको नाभिक बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा होगा, एकदम टाइटली, ठीक है। लेकिन किसकी अपेक्षा, बोरान में जितनी हम लोग को ऊर्जा देनी पड़ेगी उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हम लोग को कार्बन में देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन, बोरान का जो मतलब नाभिक था वो कितना था, कार्बन से क्या था, कम था। कैसे पता चला, उसका इलेक्ट्रॉन देखो 5 है और कार्बन का कितना 6 है। हालांकि आकृति तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है, समान है, सभी में समान है। तो कार्बन का जो नाभिक है वो बोरान से ज़्यादा हो गया, ठीक है। नाभिक का जो ताकत है, बोरान के नाभिक के ताकत से कार्बन के नाभिक का ताकत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या करेगा, वो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को और अच्छी तरीके से पकड़ाए, और जितना अच्छे तरीके से नाभिक पकड़े रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको उतनी ही एनर्जी लगनी पड़ेगी, ठीक है।
मतलब लगानी पड़ेगी। वहीं पे अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी क्या होगा, उसका बाह्यतम कक्ष का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, चूंकि नाइट्रोजन का जो नाभिक है कार्बन और बोरान की अपेक्षा ज़्यादा नाभिक उसका स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति तो बढ़ी नहीं लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो उसका नाभिक में ताकत ज़्यादा है। नाभिक में ताकत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये भी अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन उसको बहुत अच्छे से पकड़े रहेगा। किसकी अपेक्षा? बोरान और कार्बन की अपेक्षा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका नाभिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब अब भी हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हम लोग का आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये बात हमेशा याद रखोगे। ठीक है, जब भी हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते आवर्त में, ठीक है, तब क्या होता है? आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। और जब भी हम लोग ऊपर से नीचे, जैसे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि उसकी आकार बढ़ जाती रहती है। और इसमें आकार नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ नाभिक बढ़ रहा है। तो नाभिक बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी सी ताकत से पकड़ा हुआ है। ठीक है, यही रीज़न है। आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आयनन ऊर्जा को और कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।